जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। साथियों, सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे नोट करना मत भूलिएगा और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं से पहले एक बार जरूर इसे देख कर जाइएगा। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में निस्संदेह ऐसे कंटेंट्स आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जरा इसे देखते हैं। साथियों, सबसे पहली जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, नाइजर, माली और बुर्किना फासो इकोवास से बाहर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक कंटेंट है और बहुत अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो, दरअसल ये तीनों जो है अफ्रीकन कंट्रीज है और ये तीनों फिलहाल क्या है, इकोवास से बाहर हो गए हैं, अर्थात इकोवास से इन्होंने स्वयं को बाहर कर लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाइजर में 2023 ईस्वी में, माली में 2022 ईस्वी में, जबकि बुर्किना फासो में 2020 ईस्वी में। साथियों, क्या हुआ, वहां की जो सेना है, वहां की सेना ने वहां की सत्ता में कब्जा जमा लिया, अर्थात वहां पर सैन्य सरकार की स्थापना हो गई। अब इसके बाद हुआ क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव यह पड़ा कि वहां की सैन्य सरकार का इकोवास के साथ जो आपसी संबंध है उसमें खटास आ गई, आपसी जो उसमें संबंध था वो खराब हो गया, मतभेद आपस में हो गया। तो दोस्तों, इस मतभेद के कारण नाइजर, माली और बुर्किना फासो जो है, इन तीनों देशों ने स्वयं को इकोवास से बाहर कर लिया है। अब दोस्तों, आखिरकार ये इकोवास है क्या, तो आइए समझते हैं इकोवास का फुल फॉर्म क्या होता है, ये है क्या। साथियों, इकोवास का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इकोवास का फुल फॉर्म होगा दोस्तों इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। जी हां, गौर से देखेंगे, इकोवास का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। और क्या है इसका मामला कि अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन तीनों ने स्वयं को इससे अलग कर लिया है। और इस तरीके से इस स्लाइड के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, इसे आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पर नाइजर, माली और बुर्किना फासो तीन देशों की बात हो रही है। सामान्यतः ये क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है और ये इकोवास से बाहर हो गए। इकोवास से बाहर होने के पीछे का कारण क्या है, वहां की सैन्य सरकार और इकोवास के बीच आपसी तालमेल का ठीक ना होना, आपसी संबंधों में मतभेद होना, और इस तरीके से इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जो है इकोवास का फुल फॉर्म होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब अगली जानकारी है पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल को लेकर। साथियों, पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल, अब ये कौन सी जानकारी है, जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के द्वारा दोस्तों सिक्किम में, याद रखेंगे कौन सा स्टेट मैंने बोला, सिक्किम में। जी हां, सिक्किम में क्या किया गया, ग्रीन कार्निवाल और ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह। जी हां, ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। अब दोस्तों, इस आयोजन के दौरान, इस समारोह के दौरान, ठीक है, क्या हुआ कि पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल का दर्जा किसे दिया गया, हम ये जानेंगे। पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल का दर्जा जिस विद्यालय को दिया गया, उस विद्यालय का नाम है पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी हाँ, पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम है, विद्यालय का नाम है, और ये विद्यालय पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल का दर्जा प्राप्त किया है। साथियों, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के द्वारा सिक्किम में ग्रीन कार्निवाल और ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह के दौरान इस विद्यालय को यह दर्जा दिया गया, ये पुरस्कार या उपलब्धि जो है इसे दी गई। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी की ओर चलते हैं। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। जी हाँ, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात राज्य में कच्छ जिला है। जी हां, तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले के गुनेरी गांव के मैंग्रोव स्थल, जी हाँ, एक बार देख लेंगे आप।
गुजरात राज्य के कच्छ जिले के गुनेरी गांव के मैंग्रोव स्थल को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो स्थल है या जो कच्छ जिले के गुनेरी गांव का जो मैंग्रोव स्थल है ये लगभग 32.7 हेक्टेयर में फैला हुआ एक क्षेत्र है और साथियों इसे क्या किया गया, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात राज्य जैव विविधता बोर्ड, जी हाँ, गुजरात राज्य जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर गुजरात राज्य जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर गुजरात राज्य सरकार ने क्या किया, कच्छ जिले के गुनेरी गांव के मैंग्रोव स्थल को विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है और यह गुजरात राज्य का पहला ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण स्लाइड, ठीक है, यहां पर वित्तीय जगत से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों समय समय पर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे कुछ महत्वपूर्ण दरों में कटौती की जाती है और साथियों रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में फिलहाल कटौती की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट जो वर्तमान में चल रहा था दोस्तों वो 6.5% चल रहा था, लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ कि इसमें से अर्थात 6.5% में से 0.25% की कटौती कर दी गई। याद रखेंगे रेपो रेट में कितनी कटौती की गई है, 0.25% की कमी की गई है। तो इस प्रकार अब जो रेपो रेट है वर्तमान में वो कितना है, तो वर्तमान दर है 6.25%। ये क्या है दोस्तों, ये वर्तमान रेपो दर है। जी हाँ, ये वर्तमान रेपो दर है, वर्तमान रेपो रेट है। साथियों कितना रेट है, 6.25%। अब दोस्तों ये रेपो रेट क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानेंगे रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन रेट, ये रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है। और अब रेपो रेट की परिभाषा क्या होती है, रेपो रेट का डेफिनेशन क्या होता है, हम रेपो रेट कहते किसे है, ठीक है। तो साथियों रेपो रेट से तात्पर्य ऐसे रेट से है जिस पर रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई के द्वारा जिस दर पर, ठीक है ना, ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसी ब्याज दर को क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। तो साथियों इस तरीके से आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई। अब दोस्तों आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। जी हाँ, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है दोस्तों श्री संजय मल्होत्रा। जी हाँ, श्री संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर हैं। नाम क्या है इनका, श्री संजय मल्होत्रा। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण अर्थात इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो कभी भी अगर किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 जनवरी 1949। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935, और किस एक्ट के तहत हुई थी, तो दोस्तों ब्रिटिश काल में एक एक्ट लाया गया था, क्या नाम था, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, करंट अफेयर से जो जुड़ा मामला है, ये क्या है कि फिलहाल रेपो रेट में 0.25% की कमी कर दी गई है और वर्तमान दर कितना हो गया है, 6.25 हो गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में होगा भारत। साथियों महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे अच्छे से इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में होगा भारत। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि दोस्तों भारत जो है वो पीएम शक्ति गति तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, जी हां, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति
के तहत अपनी लॉजिस्टिक के स्तर को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा अभी हालिया दिनों में क्या किया गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। अब दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया और वर्तमान में भारत का रैंक इसमें कितना है, तो इसमें भारत का जो वर्तमान का रैंक है दोस्तों वो 38वां रैंक है। याद रखेंगे भारत का वर्तमान का रैंक कितना है, 38वां रैंक है। और ये कौन से इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। साथियों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी होती है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया एक इंडेक्स है और इसमें भारत का वर्तमान में रैंक कितना है, तो वर्तमान में भारत का रैंक 38वां है। और दोस्तों आने वाले वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक याद रखेंगे दोस्तों, भारत जो है वो शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है, अर्थात कि टॉप 25 कंट्रीज में आने का भारत का अपना एक लक्ष्य है। और इस तरीके से वर्ष कौन सा होता है, 2030। तो 2030 तक भारत क्या करेगा, वर्ष 2030 तक भारत लॉजिस्टिक क्षेत्र में, ठीक है ना, क्या करेगा, शीर्ष 25 देशों में आने का लक्ष्य रखा है, ऐसा प्रयास है भारत का। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक के द्वारा जो अभी वर्तमान में ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल के दिनों में विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38वां। और यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने टॉप कितने कंट्रीज में आने का लक्ष्य रखा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25वां। तो याद रखेंगे दोस्तों, टॉप 25 कंट्रीज में भारत वर्ष 2030 तक आने का लक्ष्य रखता है। साथियों आगे बढ़ेंगे। बदल गया जोमेटो का नाम और कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। साथियों आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग अपने घरों से क्या करते हैं, फोन करते हैं और आप अपने घरों पे खाने ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। और ऐसे ही एक फूड सप्लाई कंपनी है, क्या नाम है, जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो दोस्तों एक फूड सप्लायर कंपनी है। साथियों जोमेटो ने क्या किया है, अपना नाम बदल लिया है। जी हाँ, जोमेटो ने अपना नाम बदल लिया है और अब जोमेटो का नया नाम क्या होगा दोस्तों, तो जोमेटो का अब नया नाम होगा इटरनल। याद रखना है इस चीज को, जोमेटो का अपना नया नाम क्या होगा, इटरनल। दोस्तों अब ये जो जोमेटो है ये अपनी समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से, जी हाँ, ये जोमेटो समस्त अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से अपना नाम बदलकर इटरनल रखा है। हालांकि जो फूड सप्लाई का काम जारी था, फूड सप्लाई का काम अभी भी जोमेटो के नाम से ही होता रहेगा। जोमेटो के नाम से आगे भी फूड सप्लाई का जो काम है वो किया जाता रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी की बात नहीं आनी चाहिए। फूड डिलीवरी के मामले में जोमेटो के नाम से ही फूड डिलीवरी की जाएगी। लेकिन दोस्तों जोमेटो का अगर देखा जाए इसके विविध व्यावसायिक गतिविधियों को एकीकृत करके अगर एक नया नाम दिया गया तो वो नया नाम क्या कहलाएगा, तो नया नाम इटरनल कहलाएगा। तो कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए अगर कि जोमेटो ने हाल के दिनों में अपना नाम बदलकर क्या रखा है या जोमेटो का नया नाम या नया परिवर्तित नाम क्या है, तो साथियों आपका आंसर क्या होगा, इसमें इटरनल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.in और fin.in लॉन्च किया। अब साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी खबर है, वित्तीय जगत से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि साइबर ठगी का शिकार लोग हो जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोगों का विश्वास उसमें से टूटता है साइबर ठगी को लेकर। तो साथियों आरबीआई ने क्या किया है, अभी सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.in और fin.in नाम का, ठीक है, क्या किया है दोस्तों, एक नया डोमेन जो है वो शुरू किया है। याद रखेंगे दोस्तों ये क्या है, एक डोमेन है, इंटरनेट डोमेन है। क्या है दोस्तों, ये इंटरनेट डोमेन है, इंटरनेट डोमेन है ये, और आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया गया है। बैंक.in और fin.in जो है ये लॉन्च किया गया है। अब ये बैंक.in और fin.in दो अलग अलग इंटरनेट डोमेन क्या है, जरा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेट डोमेन है जिसका नाम की बैंक.in या fin.in है, तो यहां पर ये दोनों के कार्य अपने अलग अलग होंगे। बैंक.in जो है दोस्तों वो भारतीय बैंकों के लिए, जी हाँ, बैंक.in किसके लिए, भारतीय बैंकों के लिए इंटरनेट डोमेन के रूप में कार्य करेगा। भारतीय बैंकों के लिए, भारतीय बैंकों के लिए कौन सा होगा, बैंक.in, बैंक.in। जबकि दोस्तों ये जो fin.in है ये एनबीएफसीज के लिए, अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के लिए, यानी नॉन बैंकिंग
फाइनेंस कंपनी। जी हाँ, एनबीएफसी बोलते हैं इसको हम लोग, एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के लिए क्या आया है, fin.in आया है, fin.in ये आया है। जबकि भारतीय बैंकों के लिए जो डोमेन है उसका नाम क्या है, बैंक.in है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे ये दोनों अलग अलग डोमेन किस रूप में काम करेंगे, दोनों के नाम अलग क्यों है और ये दोनों किसके किसके लिए जाने जाएंगे। तो दोस्तों बैंक.in फिर से मैं आपको बता दूं, भारतीय बैंकों के लिए बैंक.in का डोमेन है, जबकि fin.in नामक डोमेन जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए काम आएगा। साथियों अब आगे बढ़ते हैं और यहां से शुरू होता है साथियों हमारा क्विज का सेक्शन। पहला प्रश्न है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया है। साथियों अभी मैंने आपको इन तीनों कंट्रीज के बारे में बताया था और इन तीनों कंट्रीज ने स्वयं को किस क्षेत्रीय ब्लॉक से अलग किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोवास। जी हाँ, इकोवास इसका सही आंसर होगा। इकोवास का फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अगला प्रश्न, ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किसने किया था। ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 और ग्रीन कार्निवाल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है दोस्तों। इसका आयोजन सिक्किम में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन सी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा। जी हाँ, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा इसका आयोजन सिक्किम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। साथियों प्रश्न आप समझ चुके हैं और इसका उत्तर हमें देखना है, तो आंसर के रूप में हम कौन सा आंसर करेंगे, जरा आप देखकर बताएं, यहां से जल्दी से बताएं। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए है कच्छ जिले का गुनेरी गांव, ऑप्शन बी है अहमदाबाद जिले का विरमगाम गांव, ऑप्शन सी है सूरत जिले का मांडवी गांव एंड ऑप्शन डी है वडोदरा जिले का डभोई गांव। साथियों इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कच्छ जिले का गुनेरी गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है, और अभी अभी इसकी जानकारी मैंने आपको दी। वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 6.5 से घटकर 6.25% हो गया है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -0.25% की कटौती की गई है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात कि 0.25% कमी कर दी गई। तो वर्तमान जो रेपो रेट है वो 6.25% है, लेकिन कटौती कितने की गई, तो 0.25% की गई। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की मौजूदा स्थिति क्या है। साथियों भारत की मौजूदा स्थिति के बारे में सवाल पूछा गया है, मैंने आपको जानकारी दी थी दोस्तों। यहां पे आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए 38वां रैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम बदलकर क्या किया है। अब साथियों जोमेटो ने अपना नाम चेंज किया है, तो क्या नाम इसका रखा गया, मैंने आपको बताया इसका नाम क्या रखा गया, इटर्नल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इटर्नल। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए बैंक.in और fin.in डोमेन नामक या डोमेन निर्धारित किया गया है, या डोमेन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, आरबीआई के द्वारा। जी हाँ, आरबीआई ने 2 नए डोमेन शुरू किए हैं, बैंक.in और fin.in। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न है, अभी हाल में के बाला सुब्रमण्यम को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को मिस कर चुके हैं, नहीं देख पाए किसी कारण से, तो साथियों आप उस वीडियो को देखिए, आपको सही उत्तर वहां से मिल जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में आकर इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों प्रश्न में फिर से पढ़ रहा हूं, अभी हाल में के बाला सुब्रमण्यम को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथियों ऑप्शन ए सिटी बैंक इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक एंड ऑप्शन डी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। साथियों आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आप एक बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।